जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं लेकर के आया हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जो भी रिक्वायर्ड होती है मैप की डिटेलिंग वो आपको प्रदान कर दी जाती है। साथ ही साथ एशिया का रिवर यहाँ पे कवर हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। पीआईबी डाटा, एडिटोरियल, डाउन टू अर्थ सारा कंपाइल करके उसी के साथ ग्लोसरी भी दे दी जाती है। तो जो द हिंदू की बैकग्राउंड डिटेलिंग है वो प्रदान कर दी जाती है, सारी डिटेलिंग एक जगह पे प्राप्त हो जाती है। चलिए देखते हैं आज का क्या इंपॉर्टेंट न्यूज, एडिटोरियल एनालिसिस, डीसीए सारी चीजें यहाँ पे देख ली जाएंगी। तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे मोदी साहब ब्रिक्स की मीटिंग के लिए साउथ अफ्रीका गए हैं, वहां से उन्होंने उसको एड्रेस किया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आज निकल के आ रही हैं चंद्रयान 3 के बारे में। सारी डिटेलिंग बैकग्राउंड यानी चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि कोई भी अगर क्वेश्चंस वहां से आ रहे हैं तो वो आपका कोर क्वेश्चन छूटे ना, वो आप डील कर जाएं। तो वो सारी डिटेलिंग हम देखेंगे। 14 जुलाई को यहाँ पे अगर बात करी जा रही है तो इसकी लॉन्चिंग होती है 15 से 25 तक अर्थ के ऑर्बिट में, 1 से 5 अगस्त तक यहाँ पे लूनर ऑर्बिट में प्रवेश कर दी जाती है, यानी चंद्रमा के ऑर्बिट में चली जाती है, पृथ्वी के ऑर्बिट से निकल के चंद्रमा के ऑर्बिट में। 6 से 7 अगस्त तक ये मून के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है और 17 अगस्त तक लैंडर और प्रोपल्सन जो मॉड्यूल होती है ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। 23 अगस्त को 5:45 PM पे इसको शेड्यूल किया गया है कि यह जाकर के टच डाउन करेगा। अब ये बात करी जा रही है जो पिछले न्यूज की थी वो, लेकिन आज के डेट की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ और किस प्रकार से यह दुनिया का पहला ऐसा मिशन रहा जो साउथ पोल में जाकर के अपना लैंडिंग सफलतापूर्वक, सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल किया। तो ये पहला ऐसी कंट्री भारत बन गई है जो कि अपना चंद्रयान जाकर के लैंड किया है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स कि जो हम लोग ये चीजें भेजे वो सॉफ्ट लैंडिंग की। अच्छा, 3-4 टारगेट थी कि क्या क्या हम वहां पे जाकर के करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थी कि सॉफ्ट लैंडिंग करना है, उसके बाद लैंडर में से रोवर को निकालना है, फिर वहां पे केमिकल कंपोजिशंस को रीड करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। चलिए अब आपको आगे लेकर चलते हैं। ये आपका अर्थ ऑर्बिट हो गया, ये आपका मून ऑर्बिट हो गया। ये देखिए, हम लोग अगर बात करी जाए लगभग 1 महीने के आसपास में हम चंद्रमा तक चीजें क्यों भेजते हैं, क्योंकि भारत की जो मिसाइल है वो इतनी पावरफुल मिसाइल नहीं है और इसमें कम ईंधन भी है। तो कम ईंधन और पावरफुल मिसाइल नहीं होने की वजह, मतलब कम ईंधन का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे जो मिसाइल है वो इतनी पावरफुल नहीं है कि यहाँ पे सीधे यहाँ से निकले और यहाँ पर पहुंच जाए। तो ये हम आराम से लेकर के जाते हैं, यानी ऑर्बिट को ये 3-4 बार लेके जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे 1 महीने का समय लग जाता है। अब आपको ये चीजें मैं सारी चीजें बता दिया, चंद्रयान 1, 2, 3। अब उसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी आपको दूंगा। जो लैंडर जाकर के आपका, जिसे हम विक्रम कहते हैं, यही वो लैंडर है जो चंद्रमा पे लैंड किया है। स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये दोनों ओपन दरवाजा हो जाएगा, ये सोलर पैनल लगे हुए हैं, ये सारे के सारे एंटीना जो लगे हुए हैं यहाँ पे, ये कम्युनिकेशंस करेगी आपके इसरो से। यहाँ पे जो चीजें हैं बॉक्सेस, यहाँ से निकलेगा यही रोवर, और ये जो रोवर निकलेगा जिसे हम क्या बोल रहे हैं, तो ये प्रज्ञान है। तो लैंडर को यहाँ पे विक्रम बोला गया है और रोवर को जो है प्रज्ञान बोला गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो इसमें 6 पहिए लगे रहेंगे, यही जाकर के कैमरे लगे रहेंगे, यही जाकर के जो मिनरोलॉजी है वहां पे उसकी जो रीडिंग्स लेगा और यहाँ पे पृथ्वी तक ये चीजें भेजेगी कम्युनिकेशंस करके। अब आगे बढ़ेंगे। The mission objectives also include demonstration of roving capability and conduction of in situ scientific experiments on Moon's surface. Carried on the shoulders of India's heaviest rocket LVM-3 on the 14th of July, Chandrayaan-3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36,500 kilometers. ISRO, in its mission plan of following the incremental trajectory approach, carried a total of 5 earthbound maneuvers.
The fifth apogee raising maneuver, which took place on the 25th of July, placed the spacecraft in an orbit of 250 by 1,27,000 kilometers. At the early hours of 1st August, the translunar injection was carried out, after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly 3,84,000 kilometers for its rendezvous with the Moon. The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the Moon. An orbit of 288 by 3,69,328 kilometers was achieved at the end of the translunar injection. जी हाँ, ट्रांसलूनर इंजेक्शन किसी भी इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए बहुत ही आवश्यक परंतु कठिन ऑपरेशन होता है। इस सफल मैन्यूवर के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर निकलकर चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में एक हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी के द्वारा पहुंचाया गया। पुनः 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के द्वारा चंद्रयान 3 को 160 किलोमीटर के पेरिलून और 18,000 किलोमीटर के अपोलून के साथ चंद्रमा के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। टीएलआई की तरह एलओआई भी एक तो चंद्रयान 1 की जो मैं डिटेलिंग आपको यहाँ पर दिया हूँ वो देख लेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड डिटेलिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सारी डिटेलिंग आपको चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 के बारे में सारी डिटेलिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, कोई चीजें छूटेंगी आपकी नहीं। चंद्रयान 1 की अगर बात करें तो ये पहला ऐसा लूनर प्रोब मिशन था भारत का जो यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। आपको बता दें 2008 में 22 अक्टूबर को, डेट भी कई बार पूछा है, ये इसरो के द्वारा लॉन्च हुआ है। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, और ये ऑपरेशन था अगस्त 2009 तक, यानी ऑलमोस्ट 1 ईयर तक ये ऑपरेशंस किया। उसके बाद ये चीजें बंद हो जाती हैं। मिशन क्या करता है? तो ये लूनर ऑर्बिट में जाकर के ये चीजें देखता है, जिसके कारण इसको लॉन्च किया गया था स्पेसक्राफ्ट से। कौन सा यूज करके? तो PSLV, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। PSLV ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला जो लॉन्च किया गया उसके लिए कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा PSLV XL रॉकेट 22 अक्टूबर को सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्च हुआ। ये इंडिया द 4th कंट्री टू प्लेस इट्स फ्लैग इंसिग्निया इन द मून, तो ये चौथी ऐसी कंट्री बनी थी। ये अगर बात करी जाए तो ये किस वाले रीजन को प्रोब करने के लिए, जांच करने के लिए भेजा गया था? तो जो क्रेटर है स्केलेटन और लोकेशंस इसका जो इम्पैक्ट किया वो क्या नाम रखा गया? तो उसका जवाहर पॉइंट नाम रखा गया। 1 साल के बाद ये बंद हो जाता है। आशा करते हैं इसकी लॉन्चिंग, व्हीकल, इसकी डिटेलिंग, डेट के साथ सारी चीजें आपको मैं बता दिया। अब अगर बात करें दूसरे चंद्रयान 2 की, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी रिसेंटली ये चीजें लॉन्च हुई हैं। तो यहाँ पे क्या चीजें हैं? जो सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशन है, लूनर का मतलब होता है चंद्रमा से सीधे, याद रखिएगा ये चीजें। तो ये डेवलप करी गई थी इसरो के द्वारा ये भी, और चंद्रयान 1 के बाद ये दूसरा चंद्रयान मिशन था, इसीलिए चंद्रयान 2 इसको बोला जाता है। ये क्या क्या इसके अंदर था? तो सबसे पहले ऑर्बिटर था जो अभी भी सक्सेसफुल है, घूम रहा है। लैंडर जिसको विक्रम कहा जाता है, प्रज्ञान जिसको रोवर नाम दिया गया था, यहाँ पे डेवलप किया गया था इंडिया के द्वारा। बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पे, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पे? तो ये जाकर के स्टडी करेगा किस प्रकार से लूनर सरफेस का कंपोजिशन है, यानी क्या सॉइल्स है, सॉइल्स में क्या क्या मिनरल्स है, मिनरल्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, सारी चीजें वो स्टडी करने की बातें बोलता था यहाँ पे। लेकिन अगर बात करी जाए यहाँ पे जो अबंडेंस ऑफ लूनर वाटर है उसका भी लोकेशंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा, चंद्रयान 1 ही था जिसने ये पता लगाया कि चंद्रमा पे जल है, याद रखिएगा। तो ये कंफर्मेशंस चंद्रयान 1 ने ही दिया था, याद रखिएगा, ये जो कि इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 2 में हम लोग जो भेजें वो किस व्हीकल का प्रयोग किए? तो LV-M3M1 का हम प्रयोग किए थे, याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 2019 को इसकी लॉन्चिंग हुई थी सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से। दूसरी चीजें क्या इंपॉर्टेंट निकल के आ रही हैं? तो ये साउथ पोलर वाले रीजन को टारगेट किया गया था, जो कि 70 डिग्री साउथ 6 सितंबर
2019 को, लेकिन ये चीजें कुछ ग्लिचेस की वजह से यहाँ पे फेलियर निकल के आई। लेकिन कंप्लीट जो चंद्रयान 2 था वो फेलियर नहीं था, यहाँ पे ऑलमोस्ट 85% हम सक्सेसफुल रहे, क्योंकि हमारा लूनर ऑर्बिट काम किया, हम वहां तक भेजने में सफल हो गए। बस हमारा सॉफ्ट लैंडिंग ही नहीं हो पाया था चंद्रयान 2 में। लैंडर जो है यहाँ पे क्रैश हो जाता है सॉफ्टवेयर ग्लिचेस की वजह से 6 सितंबर 2019 को। गोल्स क्या था इस मिशन का, तो किस प्रकार से जाके वहाँ की टोपोग्राफी है, यानी क्या रिलीफ है, कितनी ऊंचाई है, कितने गड्ढे हैं, किस प्रकार की सॉइल्स हैं, मिनरोलॉजी की बात करेगा, ये सारी चीजें स्टडी करने की बातें करता था। चंद्रयान 2 अगर सक्सेसफुल हो जाता तो हम लोग चंद्रयान 3 नहीं भेजते, याद रखिएगा, हम लोग उससे आगे चले जाते। लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करा नहीं सके हम लोग उस वक्त, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो तीसरा है हम लोग अब जा करके भेजे हैं। तो जाके वहाँ के हाइड्रोक्सिल जो चीजें हैं वाटर आइस से जुड़े हुए, यानी साउथ पोलर वाले रीजन जो आपको कभी दिखते नहीं हैं पृथ्वी से। क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी अगर हुई अर्थ और ये मून हो गया अगर, तो ये लगभग जो इनकी एक्सिस पे रिवोल्यूशन है वो टाइमिंग लगभग मैच कर जाती है, जिसी कारण एक ही सरफेस आपको अर्थ मून की दिखती है, एक ही सरफेस, एक साइड दिखती है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब चलते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, ये लैंडर और रोवर का कॉन्फ़िगरेशंस अपने अंदर रखा हुआ है, जो कि यहाँ पे कौन सा, लैंडर आपका विक्रम और प्रज्ञान जो कि रोवर। लव से याद रखिएगा, मैं कोड बना देता हूं, लव यानी लव मतलब लैंडर को विक्रम बोला जाता है, लव। तो इससे आपको याद रहेगा, अगर एक याद रखेंगे तो दूसरा तो प्रज्ञान रोवर याद ही रहेगा। अब देखिए इसमें क्या चीजें डाली गई। ये लॉन्च किया गया था LV-M3M4 रॉकेट से, जो कि सतीश धवन श्रीहरिकोटा सेम चीज है। और ऑर्बिटर यहाँ पे लॉन्च नहीं किया गया था, क्यों? क्योंकि ऑर्बिटर जो 2 में हम लोग चंद्रयान 2 में लॉन्च किए थे वो यहाँ पे कार्य कर रहा था। इसी की वजह से यहाँ पे ऑर्बिटर हम लोगों को नहीं भेजना पड़ा, क्योंकि पुराना जो काम कर रहा है और काफी अच्छे स्टेट और पोजीशंस में है वो, और सही ढंग से फंक्शंस भी कर रहे हैं, जिसके कारण ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पेलोड्स हैं जिसको मैं यहाँ पे आपको बता दूं। तो सेप पेलोड है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा पूछ सकता है, स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। तो ये एक पेलोड है जो स्टडी करेगा क्या, किस प्रकार से पोलैरिमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ द अर्थ लूनर ऑर्बिट से, यानी चंद्रमा के ऑर्बिट से यहाँ पे पृथ्वी की कोई चीजें कैसे मेजर कर सकती हैं, कैसे पोलर की मेजरमेंट हो सकती हैं। चंद्र की सरफेस अगर बात करी जाए तो यहाँ पे चेस्ट है, यहाँ पे चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, यानी चेस्ट और शेप, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, यहाँ पे भेजी गई। ये क्या मेजर करेगा, थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर। तो चेस्ट जो है थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर को मेजर करता हुआ नजर आएगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। इल्सा यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रूमेंटल फॉर लूनर साइंटिफिक एक्टिविटी, ये मेजर करेगा क्या, सिस्मिसिटी अराउंड द लैंडिंग साइट, यानी जहां पे लैंड करेगा जाकर के अपना रोवर, वो चंद्रमा की सरफेस पे मान लीजिए यहाँ पे लैंड कर रहा है वो, तो यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी कैसी है वो जाकर के यहाँ पे चीजें मेजर करेगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो आपको पता होना चाहिए। एपी एक्सेस क्या है, तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। मिशन की ऑब्जेक्टिव क्या है, जो 3 प्रकार से यहाँ पे चीजें, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको बताया मैं, सॉफ्ट लैंडिंग्स लूनर सरफेस पे, यानी चंद्रमा के सतह पे जाकर के सॉफ्ट लैंडिंग कराने की है। फिर यहाँ पे जो रोवर उसमें से निकलेगा उसको डिमॉन्स्ट्रेट कराने की है। फिर यहाँ पे उसके इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने की है। इन सिटू का क्या मतलब होता है, यानी उसी जगह पर जाकर के जहाँ पे किया है लैंडिंग, उसके आसपास एरिया को मिनरल की और एटमॉस्फेयर की, ये सब चीजों की जांच करने की जरूरत है। चंद्रयान 3 की बात करी जाए तो 14 जुलाई 2023 को यहाँ पे किया, और यहाँ पे 23 अगस्त को जाकर के जो शाम को लगभग 6 बजे के आसपास ये चीजें टच किया, किसको,
लूनर सरफेस को। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो मैं आपको यहाँ पर बताया। आप कुछ पिक्चर्स देख लेंगे जो सेलिब्रेशंस के पोज हैं, जो यहाँ पे लैंडिंग करने के सिस्टम है, वो सारी चीजें यहाँ पे हुई हैं। तो अगर बात करी जा रही है मून पे हम किस प्रकार से यहाँ पे पहुंचे, तो 5:40 जो मिनट है वो यहाँ पे दर्शा रहा है। क्या? तो यहाँ पे 5:40 पे अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो हम अभी लैंडर वहां पर भेजे हैं, वो 1.7 टन का मेटल, प्लास्टिक, ग्लास और इसी स्पीडिंग लगभग 30 किलोमीटर सरफेस मून के सरफेस से ऊपर थी, तब ये जाकर के चीजें शुरू करी गई। आपको बता दें 23 मिनट 18 से 23 मिनट की जो टाइमिंग थी, काफी क्रूशियल टाइमिंग बोली जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी समय में इसको ऑटोमेटिक फंक्शनिंग करनी होती है, यानी स्वतः कोई कमांड इसरो यहाँ पे कर नहीं सकता, इसको ऑटोमेटिक सिस्टम पे डाल दिया जाता है। यानी ये स्वयं चेक करेगा कि किस प्रकार से किस जून में हम सतह को देख रहे हैं, वहां पे सतह कितनी लेवल है, किस लोकेशंस पे हमें किस स्पीड से उतरनी चाहिए, और अपनी वेलोसिटी को घटाते हुए और वेलोसिटी को जब जरूरत हो बढ़ाते हुए उसी तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसको बनाया गया था। तो सारी चीजें ऑटोमेटिक हुई हैं, ये चीजें याद रखिएगा जो कि आपको जानने की जरूरत है। ये जो धीरे धीरे स्लो डाउन करना और पुनः अपने इसी तरीके से वहां पे मून सरफेस पे डिसेंड करके लैंडिंग करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये टच डाउन किया शॉर्टली आफ्टर 6 PM, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 बजे शाम के बाद से ये चीजें टच किया। तो ये भारत ऐसा पहला साउथ पोलर रीजन पे, यानी अगर ये मून है तो मून का नॉर्थ पोल ये रहा, साउथ पोल ये रहा, इसी साउथ पोल वाले रीजन में हम लैंडिंग किए हैं, ताकि यहाँ पे आइस और मिनरल की ज्यादा यहाँ पे संभावनाएं नजर आ रही हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे किया। चंद्रयान 3 का लैंडर जो है अब मून पर उतर चुका है, और ये इसरो के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए अगर बात करी जाए, क्योंकि कोई भी साइंटिफिक डेवलपमेंट होती है तो केवल एक कंट्री के लिए नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है अगर साइंटिस्ट हैं आप, तो केवल एक साइंटिस्ट अपने देश के लिए, राज्य के लिए नहीं होता, वह पूरे वर्ल्ड के लिए होता है। ये चीजें याद रखिएगा। तो यहाँ पे अपने ही फेलियर से हम लोगों ने सक्सेस लिया और यहाँ पे लर्निंग लिया किस प्रकार से ये चीजें फेल हुई थी 6 सितंबर 2019 को। अब यहाँ पे जाकर के 6 सितंबर 2019 को जो फेल हुई थी वो 2.1 किलोमीटर तक चीजें पहुंची, उसके बाद जाकर के कनेक्शन टूट जाता है, यानी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाता है, जिसके कारण यहाँ पे चीजें क्या होती हैं, कनेक्टिविटी लॉस हो जाती हैं। तो इसरो अपना लॉस कर देता है कनेक्टिविटी, जिसके कारण दिक्कत होती है। आज की अगर बात करी जाए जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे चीजें चली और किस प्रकार से हम सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हो रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पिक्चर है जो कि आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये वही है लैंडर जो विक्रम बोला जा रहा है, इसमें से निकलेगा आपका रोवर, और यही रोवर का काम होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे जो मिनरल हैं उसको यहाँ पे रीडिंग लेकर के आएगा और आपके इसरो तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा। बात करी जा रही है रफ ब्रेकिंग फेज, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये रफ ब्रेकिंग फेज आपको जानना। 30 किलोमीटर की अल्टीट्यूड अगर देखी जाए चंद्रमा से, तो ये मून है, याद रखिएगा, ये आपका मून हो गया, मून की सरफेस, और ये एल्टीट्यूड हो गया जो इस मून के सरफेस से यहाँ तक डिस्टेंस नापी गई है। 30 किलोमीटर ऊपर से ही रफ ब्रेकिंग फेज इसकी स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ से लेकर के ये हॉरिजॉन्टल आती है, फिर यहाँ से वर्टिकल हो जाती। ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना। सबसे ज्यादा क्या चीजें निकल के आ रही हैं, जो आपका लैंडर था वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करता गया, क्योंकि क्या है, मून पे जो ग्रेविटी है वो बिल्कुल कम है, याद रखिएगा। तो मून की ग्रेविटी बिल्कुल कम होने की वजह से, एयर वहां पे नहीं होने की वजह से कोई भी फ्रिक्शंस भी नहीं लगता, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है कि वहां पर जाकर के सॉफ्ट लैंडिंग करा पाना। ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, तो इतना आसान नहीं है, बस मुंह से बोल देने से नहीं चीजें आ पाएंगी, लेकिन बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। अच्छा, कितने लोगों ने इसरो की
ये चीजें लाइव यहाँ पर जाकर के देखी। आपको बता दें लगभग 75 मिलियन पीपुल यहाँ पे लाइव यूट्यूब पे चीजें देख रहे थे और इसरो की जो यूट्यूब की चैनल है वहां पे चीजें देखी जा रही थी। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ तक आते आते 7.4 किलोमीटर की अल्टीट्यूड बच जाती है यहाँ से लेकर के, फिर यहाँ से सीधे ये लैंडिंग करता है कहाँ पे, वर्टिकल लैंडिंग करता है आपके चंद्रमा पे, मून पे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेलिंग है। रफ ब्रेकिंग फेज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, 30 किलोमीटर से इसकी शुरुआत हो जाती है। ये डिस्टेंस चेक करता है कहाँ पे इसको, जो प्लेन एरिया है ऑलमोस्ट वहां पे वो आराम से लैंडिंग कर सके। इसके बाद ये सारी चीजें लैंड करता है और भारत एक अहम और कीर्तिमान विश्व में अपना जो फ्लैग है उसको और ऊपर ले जाने का प्रक्रिया और जारी करता है। यानी आगे आने वाले समय में और भी नए नए यहाँ पे एक्सप्लोरर देखे जाएंगे, नए नए स्पेस चीजें देखी जाएंगी। इंडिया की बात करी जा रही है तो अब आर्टेमिस रिकॉर्ड में हम लोग भी कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यूएस का ये चीजें हैं कि 2025 तक किस प्रकार ह्यूमंस को चंद्रमा पे भेजने का प्लान है। तो ये चीजें याद रखिएगा। एक बार पुनः यूएस जो है मून पे भेजने की तैयारी कर रहा है। रसिया की अगर बात करी जाए, जो कि भारत का अभी सक्सेसफुल रहा, लेकिन रसिया का लूना 25 यानी रसिया भी अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा है जो 19 अगस्त को यहाँ पे फेल हो गई हैं, चीजें फेलियर हो गई हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही हैं जिसके कारण रसिया की लूना 25 फेल हो गई। वहीं पे चंद्रयान 3 यहाँ पे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग भी कर लिया है, तो जो कि इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए बहुत ही बड़ी क्या है, अचीवमेंट की बात है, जो कि हमारे लिए ये गर्व की बात है। किसी भी भारतीय के लिए गर्व, प्राइड, सम्मान की बात हो चुकी है। भारत का जो स्टेटस है वो तो बढ़ा ही बढ़ा। साथ ही साथ अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो भी स्पेस के फील्ड में यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है उसमें भारत और अपना कदम आगे बढ़ा चुका है। क्यों कि बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी कंट्री हैं जो यहाँ पे भारत को अब आशा भरी निगाहों से देखते हैं, यानी भारत की मदद लेंगे वो सीधे सीधे क्या करने के लिए, स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। बहुत सारी कंट्री मदद ले भी रही हैं, अब इसकी रेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये भारत की एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी और स्पेस के फील्ड में और ज्यादा हमारे पास जानकारी भी हो जाएगी। चंद्रयान 3 की जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है वो तो क्रूशियल है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर जाकर के हम लोग फिजिकली, केमिकली, थर्मली ये सब तो रीडिंग लेंगे, किस प्रकार से सॉइल है, सब सॉइल है, एयर का क्या कंडीशंस है, चंद्रमा पे लोकेशंस पूल की क्या है, ये सारी चीजें तो हम लेंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन इसको लेने के बाद भी हम अगर बात करी जाए तो क्या इसकी बेनिफिट होगी, ये बहुत व्यापक निकल के आती है। तो आपको बता दें, इकोनॉमिक बेनिफिट, स्पेस का नॉलेज, यहाँ पे हम लोगों की अगर स्टेटस की बात करी जाए इंडिया की, वो भी डेवलप होगी, जियो पॉलिटिक्स भी और ज्यादा ग्रो करेगी। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा तीव्र गति से हम अचीव किए हैं अभी रिसेंटली, केवल एक मिशन से। तो ये केवल एक मिशन नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि पूरा का पूरा भारत का डेवलप करने की तरफ भारत अपने आप को बढ़ा रहा है। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। साथ ही साथ अपने कलीग के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड हो, चाचा के, मामा के, पापा के, किसी भी कोई भी आपके रिलेटिव और कलीग हो, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो जो अभी बेटर स्पेस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इसमें लगाए गए हैं वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से कवर करें। आपको बता दें, जो चंद्रयान 3 है उसकी लॉन्चिंग में कोई भी फ्लॉलेस नहीं हुई है, कोई भी गलतियां नहीं करी गई हैं। तो यहाँ पे एस्ट्रोसेट की बात करी जा रही है जो अभी आने ही वाला है। आदित्य L1 सूर्य के लिए रखा गया है, एक्सपोसैट आने वाला है, निसार मिशन, ये सब नए नए मिशन इसरो के द्वारा आने वाले हैं। तो इंडिया जो है अब चंद्रमा पर जाकर के लैंड कर चुका है, यानी इंडिया भी उन रेस कंट्री में आ चुका है जहां पे रसिया, यूएसए, चाइना 3 कंट्री जाकर के लैंड करी हैं और इंडिया जो है यहाँ पे चौथा कंट्री बन चुका है
चंद्रमा पे लैंड करने वाला, लेकिन पहला कंट्री बना है कहाँ पे, चंद्रमा पे लैंड करने वाला, जो कि चंद्रमा के साउथ पोल वाले रीजन में जाकर के लैंड किया है। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। पहला कंट्री बना साउथ पोल में लैंड करने के लिए और चौथा कंट्री चंद्रमा पे लैंड करने के लिए बना। तो ये चीजें याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पे बात करी जा रही है इसके। तो अब जो तीसरे फेज की बात करी जा रही है, ये तो सेकेंड फेज में हम लोगों ने यहाँ पे सफलता अर्जित कर ली, लेकिन तीसरे फेज में अब यहाँ पे कोलाबोरेशंस होगा इसरो की और जाक्सा की। जाक्सा कहाँ की है, क्वेश्चंस कई बार पूछा है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जापान की ये एजेंसी है। लूपेक्स जो है यहाँ पे लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जापान की है ये लूपेक्स, याद रखिएगा, क्वेश्चंस कई बार पूछ सकता है। तो ये लूपेक्स के साथ यहाँ पे बहुत सारी चीजें चलेंगी और मून के साउथ पोल में किस प्रकार से लैंडिंग करेगा, ये चंद्रयान 2 और 3 जो किया है उसके सहायता से हम अपने रीडिंग को लेकर के आ पाएंगे। सक्सेस तो हुआ है चंद्रयान 3, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बहुत सारा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बात करी जा रही है अपने साइंटिस्ट और इसरो की यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये जो चीजें चल रही हैं अभी, जो प्लानेटरी हैबिटेशंस है, यानी किस प्रकार से प्लैनेट पर जाकर के वहां पे रहा जा सकता है, इसके बारे में भी खोज हम कर पाएंगे। तो ये अभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो कॉमर्स ऑफ स्पेस फील्ड है, यानी जो अभी आपको बता रहा था स्पेस के फील्ड में जो कमर्शियलाइजेशन की बात, जैसे सैटेलाइट कोई कंट्री अगर लॉन्च करवाना चाहती है तो भारत से वो कह सकती है। तो भारत इस फील्ड में इकोनॉमिक एस्पेक्ट में डेवलप करने का सोच रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो प्राइवेटाइजेशंस के लिए भी कदम डाल चुका है इसमें, जिसके कारण देश से नए नए एंटरप्रेन्योर भी निकल के आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। साथ ही साथ बात करी जाए तो भारत अगर किसी भी कंट्री का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है तो यूएस, यूरोप, जापान, इन कंट्री के मुकाबले में लगभग 1/3 में ही कार्य कर दे रहा है। तो चीप एंड बेस्ट और जो इसकी सक्सेसफुल रेट है ना, वो और कंट्री से बहुत ज्यादा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही हैं जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सारी चीजें आपको बता दिया, आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है, गुची से रिलेटेड एक टर्म है जो न्यूज में थी, उसी को लेकर के यहाँ पे बोला है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कह रहा है यह एक फंगस है, हिमालयन फॉरेस्ट वाले रीजन में होती है, कॉमर्शियल कल्टीवेशन होती है, कौन सा सही है आपको कमेंट सेक्शंस में इसके बारे में लिखना है। दूसरा क्या चीजें निकल के आ रही हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है, पहले में अल्फाल्फा, दूसरे में अमरनाथ, चिकपी, क्लोवर, पल्स लेंस और स्पिनच यहाँ पे दे रहा है। तो क्या यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, पहले में 134, दूसरे में 1356, तीसरे में 2456, चौथे में 12456 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात करी जा रही है फ्रेंड्स, तो ये 1 and 2 इज द राइट आंसर, जो कि 1 and 2 हो जाता है, और यहाँ पे 1, 3 and 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। तो इसका कॉमर्शियल कल्टीवेशंस नहीं हो जाता है, खासकर इसी रीजन में ये पाया जाता है। यहाँ पे क्लोवर फिक्सिंग होती है, चिकपी फिक्सिंग होती है, अल्फाल्फा नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे 1 and 2 एक्सप्लेनेशंस मैं दे दिया हूँ। गुची मशरूम का पूरा अगर नाम पूछा जाए साइंटिफिक तो मोर्सेला इकुलेंटा होता है जो बिलोंग करता है। ये बहुत कॉस्टली आती है, जो आपको गुची जाकर के एक बार गुची का प्लांट आप देखिएगा, काफी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। हिमालयन रीजन में ये उगता है और ये वाइल्ड फुटहिल्स हिमालय पे उगाया जाता है। जम्मू कश्मीर एनजीओ बॉर्डर वर्ल्ड फाउंडेशन इसके लिए जीआई टैग भी डाला हुआ है और इसका 1 and 2 चीजें क्लियर हो जाती हैं। 1, 3, 4 यहाँ पे सही हो जाती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग इसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, और नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है। तो अगर ये प्लांट है, ये इसका रूट है, तो ये प्लांट में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, यहीं पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो वातावरण से, सॉइल से नाइट्रोजन लेकर के आते हैं। तो जो भी ये नाइट्रोजन खींचते हैं जड़ों को देते हैं, और यहाँ जड़ों से यहाँ पे क्या होती है, पेड़ पौधों तक चीजें पहुंच जाती हैं। तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप माना जाता है पेड़ में और बैक्टीरिया में, जिसके कारण एक दूसरे का मदद करते हुए नजर आते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अगर बात करी जाए तो राइजोमियम, एजिटोबैक्टर, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये प्लांट कंट्रीब्यूट करते हैं हेल्दी फ्रूट्स और नाइट फोलिएज प्रोडक्शंस के लिए। किसके,
प्लांट के लिए। अल्फाल्फा भी यहाँ पे किंग ऑफ नाइट्रोजन मानी जाती है, फिक्सेशन बैक्टीरिया याद रखिएगा, और चिकपी भी यही रोल प्ले करता है। चलिए पीआईबी की तरफ बढ़ते हैं। क्रिकेट लीजेंड भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी को यहाँ पे क्या, अच्छा मेरा क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस ईयर में दिया गया और इनके साथ किसको दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। और कौन सबसे ज्यादा यंगेस्ट है जिसे यहाँ पे भारत रत्न दिया गया है इंडिया में अभी तक अगर बात करी जाए तो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल आइकन बना दिए गए हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कोल यहाँ पे इनिशिएटिव ली है क्या, तो ये रेल सी रेल को प्रमोट करने के लिए। तो रेल सी रेल किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा चलाया गया है। यहाँ पे इंटीग्रेट करेगा रेल से और समुद्र से और पुनः रेल से। तो जो चीजें निकल के आ रही हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन और अच्छी हो जाएगी, जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो डेवलपमेंट बढ़ेगी। मिनिस्ट्री ऑफ अनुराग स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग जी यहाँ पे क्या इनोग्रेट किए हैं, 33 खेलो इंडिया सेंटर पूरे राजस्थान में यहाँ पे इनोग्रेट किए हैं। चलिए सोशल सिक्योरिटी के लिए जो एडिटोरियल है उसकी डिटेलिंग को यहाँ पे देख लिया जाए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करी जा रही है सोशल सिक्योरिटी की, तो सबसे पहले हम यही समझेंगे सोशल सिक्योरिटी क्या होती है। तो ये एक प्रकार से योजना होती है जिसे स्कीम बोलते हैं, यानी जो फॉर्मल काम कर रहा है, जो यहाँ पे ऑफिस में बैठ के कार्य कर रहा है, और जो लेबर हैं जो इनफॉर्मल कार्य कर रहे हैं, उनके लिए देश में किस प्रकार से सुरक्षा योजना बनाई गई है, स्कीम बनाई गई है और कितना उनको प्राप्त हो रही है, वही सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पर मैं देने जा रहा हूँ। बात करी जा रही है 53% तक जो सैलरी वर्कर हैं भारत में, उनके पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है। अब ये देखिए जो सैलरी वर्कफोर्स हैं उनके पास ये चीजें हैं ही नहीं। भारत किस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी अपनी स्कीम बना रही है और इम्प्लीमेंट कर रही है, ये एक बड़ा क्वेश्चंस निकल के आ जा रहा है। किसके द्वारा ये चीजें पब्लिश करी गई, तो लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट 2021-22 के अंतर्गत ये चीजें मिली हैं हमें जानने के लिए। तो लोगों का प्रोविडेंट फंड, पेंशन, हेल्थ केयर, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, इन सब के बारे में क्या है, ये सब कहीं ना कहीं एसेसिबिलिटी ही नहीं है। 1.9% ऑफ द पुअरेस्ट एंड 20% क्विंटल ऑफ द इंडियाज वर्कफोर्स की बात करी जा रही है, यानी 1.9% ऑफ द जो गरीब से गरीब लोग हैं, ये कहीं ना कहीं इस बेनिफिट में ही आ रहा है। मतलब 1.9% कितना होता है, अगर गरीब के पॉपुलेशन की हम बात करें 140 करोड़ लोगों में जो गरीब हैं वो बहुत ज्यादा है, फिर भी यहाँ पे 1.9% ही खबर हो रही है। तो ये क्या है, जबकि बात करी जा रही है गिग वर्कर, अप्रोक्सीमेटली 1.3% ही यहाँ पे चीजें लेबर फोर्स में आ रही हैं। तो ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिल ही नहीं पा रही है, जो यहाँ पे बहुत बड़ा इश्यू निकल के आ रही है। सबसे ज्यादा क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे, कैग के रिपोर्ट। तो कैग क्या होता है, अच्छा कैग किस आर्टिकल में आता है आपको कई बार मैं बता चुका हूं, जाकर के आप एक बार कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट किया है स्कीम, और यहाँ पे फिनेंशियल ईयर 17 में आइडेंटिफाई किया है कि 1927 करोड़ रुपए यहाँ पे ये यूटिलाइज ही नहीं किए गए, जिसके कारण क्या चीजें निकल के आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी स्कीम को यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है। तो ये फंड यूटिलाइज क्यों नहीं हो रही है, यही सबसे बड़ा इश्यू निकल के आ रही है। अगर फंड अलॉट हो रहा है, अलॉट के बाद आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो क्यों, ये क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करी जा रही है तो ये इम्प्लीमेंटेशंस पे बहुत सारा लूप होल निकल के आ रहा है, तभी तो इम्प्लीमेंट सही से नहीं निकल के आ रहा है, तभी यहाँ पे पुअर्स ऑफ द पुअर्स तक ये चीजें पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ये चीजें जो वहां तक पहुंचनी चाहिए, उनको नीड है, उन वहां तक वो चीजें जा नहीं पा रही। तो अगर बात करी जा रही है यहाँ पे कि ये जो मंथली पेंशन है 75 रुपए के आसपास यहाँ पे आ रही है। कंट्रीब्यूशंस की बात करी जा रही है यहाँ पे सेंटर ओल्ड एज पेंशन स्कीम की, तो 200 रुपए जो 2006 में यहाँ पे चीजें लिख रही हैं, 200 रुपए के आसपास मिलती हैं। मिनिमम वेज जो पर डे यहाँ पे चीजें होती हैं उससे भी यहाँ पे कम हो जाती हैं। क्या
ओल्ड एज पेंशन। तो एवरेज भी निकाल के लेके आ रहे हैं यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन 200 रुपये से भी कम, तो सोशल सिक्योरिटी आप दे के आ रहे हैं, चाहे ओल्ड एज का हो गया, विधवा पेंशन का हो गया, सारी चीज़ों मिला करके 200 रुपये से भी कम चली जा रही है। तो यहाँ पे जो पैसे हैं वो खर्च हो ही नहीं रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे इशू निकल के आ रही है। अगर दूसरी कंट्री से हम कंपेयर करें साथ ही साथ, तो ब्राज़ील एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इसका बहुत ही अच्छा सोशल सिक्योरिटी स्कीम निकल के आ रही है। ये कई रेंज में कवर करता है, यानी एक्सीडेंट हो जाए तो भी कवर करता है, डिसेबिलिटी बढ़ जाए तो भी कवर करता है, डेथ हो जाए तो भी कवर करता है, बीमारी हो जाए तो भी कवर करता है। इतना ही नहीं, फैमिली पे बर्डन पड़ जाए तो भी कवर करता है। इतना ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो भी ये कवर करता है। तो ब्राजीलियन गुड प्रैक्टिसेस मानी गई है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2013 के अंतर्गत ये सारी चीजें लाई गई हैं। अभी इतना ही नहीं, अब आगे सुनिए, इनकम भी अगर आपकी खत्म हो जा रही है तो भी यहाँ पे आपको बात करें तो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर जाएगी। और इनकम कब किस आधार पे खत्म हो रही है, तो मान लीजिए आपको अगर इम्प्रीजनमेंट हो गई, आप जेल में चले गए, तो आप कैसे कार्य करेंगे, अर्निंग कैसे करेंगे, तो भी आपको सोशल सिक्योरिटी की बेनिफिट मिलेगी। देखिए, इतनी अगर तवज्जो दी गई है सोशल सिक्योरिटी को, तो वो क्यों दी गई है, क्योंकि अगर आपकी अर्निंग सही रही तभी आपका यहाँ पे हेल्थ और डेवलपमेंट सही रहेगा। क्योंकि ये एक प्रकार से इकोनॉमिक नीड हो गई है आज के डेट में, हर चीज में यहाँ पे पैसे की जरूरत पड़ जा रही है, जिसके कारण यहाँ पे इसको तवज्जो दी जा रही है। और ये जाहिर सी बात है, पैसा नीड है आज के डेट में, लेकिन मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट यू नीड मनी फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यहाँ पे ये सारी चीजें बोली जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है ब्राजील के द्वारा, कितना अप टू डेट है, वो जेल में जाने के बाद भी आपको इस प्रकार की सिक्योरिटी प्रदान कर दी जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की बात करी जा रही है, तो यह यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्कर को सपोर्ट फंड करेगा। हेल्थ केयर भी कवर करी जा रही है, यूनिफाइड हेल्थ सिस्टम, ये इसी के अंतर्गत सारी चीजें प्रदान करी जा रही है नेशनल ट्रेजरी से। अब अगर अपने कंट्री की हम चीजों को देखेंगे तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, 3 चीजों पे हमें फोकस करना है अपने अगर भारत की चीजों पे हम देखेंगे तो क्या, सबसे पहले हमें एक्सपेंड करना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशंस को, यानी जो भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सिस्टम है उसमें हमें फॉर्मल तरीके से इंटेलिजेंस दिखाना होगा, तभी जाकर के ना यहाँ पे सिस्टम में सोशल सिक्योरिटी आएगी। ये नहीं कि यहाँ पे फॉर्मल को ही बस टारगेट करे, इनफॉर्मल छूटे जा रहे हैं। तो दोनों को साथ लेकर के चलने की जरूरत है। इनफॉर्मल वर्कर को भी मीनिंगफुल इनकम मिलनी चाहिए, ये नहीं कि 2000, 5000, 3000, 4000, 8000 पे बस काम करें। उनका भी एक सेट ऑफ द सैलरी होनी चाहिए, फिक्स सैलरी कुछ होनी चाहिए, और यहाँ पे एथिकल सैलरी मैं कहूँगा होनी चाहिए, तभी जाकर के यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस भी हो पाएगी। इसको एक्सपेंड करने की जरूरत है, कंट्रीब्यूशंस को बढ़ाने की जरूरत है। क्या एस्टिमेटेड किया गया है, 1.37 ट्रिलियन यहाँ पे वर्कफोर्स के ऊपर इस सोशल प्रोटेक्शंस में खर्च करने की जरूरत है। जो 20% ऑफ द वर्कफोर्स है वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे 0.69% ऑफ द जीडीपी हो जाता है, जो यहाँ पे कवर करने वाला है क्या, एल्डरली, प्रेग्नेंट और डिसेबल्ड को अगर कवर किया जाए तो इतना चीजें निकल के आएंगी, ये खर्चा इतना होगा। क्या करने की जरूरत है भारत को, किस चीज में फोकस करने की जरूरत है, क्या क्या स्कीम लेकर के भारत आया हुआ है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऐसा तो है नहीं कि भारत में पहले नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की चीजें हम कवर नहीं कर पा रहे हैं पुअर को। आखिर उसमें क्या क्या चीजें हैं, किस पे फोकस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपको बता दें, ई श्रम जो अभी पोर्टल बनाई गई थी कि उसमें अनस्किल्ड लेबर जो भी जैसे भी हैं उनको कवर किया जाए, जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको कवर किया जाए। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो बर्डन है इनफॉर्मल वर्कर पे ही लाद दिया गया है। यहाँ पे कोई भी हेल्प, यहाँ पे वो जो कंपनी है इनफॉर्मल वर्कर को हायर कर रही है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पा रही है। तो सेल्फ डिक्लेरेशंस करना होता है, जिसके कारण बहुत सारी इश्यू निकल के आती हैं, वो हो नहीं पाती। तो एक प्रकार से जो सिस्टमेटिक प्रोसीजर है वो फॉलो हो नहीं रहा है, जिसके कारण यहाँ पे बेनिफिट डिलीवरी हो ही नहीं पा रही है। इसी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अपने जितने भी स्कीम है, जैसे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है, और बजटरी सपोर्ट को भी बढ़ाने की जरूरत है, तभी जाकर के अपने कवरेज को हम बढ़ा सकते हैं। यानी एक पुअर पीपुल से लेकर के जो अपर लोअर पुअर पीपुल है उसको हम कवर करेंगे। रोड साइड
के पीपुल से लेकर के यहाँ तक चीज़ें कवर करने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली सभी लोग ह्यूमन हैं और ह्यूमन पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो इम्प्लीमेंट वही सेक्शंस करता है, तो उसी पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पे अगर बात करी जाए तो जो अभी भारत में सोशल सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क चल रहा है, यानी जो समाज सुधार के लिए, समाज को अपलिफ्टमेंट करने के लिए स्कीमें लाई गई हैं, उस स्कीम पे सेंटर और स्टेट को दोनों को साथ मिलके जो भी गैप्स बन रहे हैं उसको भरने की जरूरत है, ओवरलैप साथ साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो क्या मजबूत करिए अपने सोशल सिक्योरिटी स्कीम को, और तब जाकर के लेबर फोर्स को यहाँ पे आगे बढ़ाया जा सकता है। अब चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आ गई है जो कि यहाँ पे सबकी निगाहें होंगी। इतनी इंटरेस्टिंग ये एडिटोरियल होने वाली है क्योंकि आपको बता दें, अभी रिसेंटली अनअकैडमी जो एक एजुकेशन टाइकून बन चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये अनअकैडमी क्या किया है, तो ऑनलाइन एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, उसके यहाँ पे टीचर थे करण सांगवान जी। तो करण सांगवान को एक रिमार्क करने पे यहाँ पे उनको हटा दिया गया है, उनको वहां से निकाल दिया गया है। तो ये कहा जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा कि सांगवान जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट, यानी जो उनका रूल्स और प्रोसीजर है अनअकैडमी का, वो कहीं कहीं तोड़ते हुए नजर आए, जिनके कारण उनको फायर कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। तो एजुकेशंस पे ये टारगेट किए थे, यानी क्या बोले थे, आप उनको वोट मत दीजिएगा जो पढ़े लिखे नहीं है। इन्होंने ये नहीं बोला कि आप पढ़े लिखों को वोट दीजिए, इन्होंने ये नहीं बोला कि आप अशिक्षित को वोट दीजिए, इन्होंने इसके लिए कुछ नहीं कहा था, यही यहाँ पे इनका कहना है। तो अब ये YouTube चैनल के माध्यम से यहाँ पे आ रहे हैं, जिसके कारण ये न्यूज में आ गया। अब हम देखेंगे देश के MP MLA कितने शिक्षित हैं और कितने शिक्षित नहीं हैं। यहाँ पे आंकड़े और चार्ट के माध्यम से देखा जाए तो जो 5वीं तक पास हैं, एटलीस्ट 5, यानी 5 और 8 + 12 यहाँ तक पहुंच सकता है ये आंकड़ा इन वाले क्षेत्र में। 128 के आसपास यहाँ पे मानी जा रही हैं, जो यहाँ पे आपके सामने निकल के आ रही है, यानी 5वीं पास से ऊपर और 12 के आसपास तक 128 निकल के आ रही हैं। ग्रेजुएट की बात करी जाए 233, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पे ग्रेजुएट निकल के आ रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 157 निकल के आ रहे हैं। 23 के पास कोई आंकड़े नहीं हैं जो 5वीं पास किए हैं कि नहीं किए हैं। यहीं पे अगर बात करी जा रही है MLA की, ये आपका चीजें MP लोकसभा की चीजें आपको बता रहा था। यहीं पे बात करी जा रही है MLA स्टेट असेंबली के अंतर्गत, तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, जो एटलीस्ट ग्रेजुएट हैं, वो देखिए ये ग्रेजुएट वाले सेक्शंस हैं 76%। तो सबसे ज्यादा ग्रेजुएट वाले यहाँ पे MLA है, जो कि आपको पता होना चाहिए। MP में भी यहाँ पे मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे MLA की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ग्रेजुएट की संख्या है, सबसे कम अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो ऐसे लोग हैं जो 5 से 12 तक ही बस स्टडी को अपने कंटिन्यू किए हैं, कॉलेज का मुंह कभी नहीं देखे हैं, इतने कम ही लोग हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे एजुकेटेड पीपुल है जो कि ग्रेजुएशंस किए हुए हैं, तो अपने ग्रेजुएट को वो कंप्लीट किए हुए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको जानना। तो ग्रेजुएशंस उनकी कंप्लीट हो गई है, इसलिए यहाँ पे चीजें बोली जा रही हैं। तो आप गर्व कर सकते हैं, आपके जो लेजिस्लेटर है ना वो ग्रेजुएट हैं ज्यादातर, याद रखिएगा, यानी मोस्टली एजुकेटेड है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। MP में इलेक्शंस है, उत्तर प्रदेश अभी जो है 2024 की इलेक्शंस आने वाले हैं, MP का इलेक्शंस आने वाला है। यहीं पे बात करी जाए छत्तीसगढ़ का इलेक्शंस आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 30% के आसपास जो 5 से लेकर के 12 तक हैं, यहाँ पे चीजें नजर आती हैं। वहीं पे MP पे 23.5% नजर आती हैं, 58.7% ये शेयर की बात करी जा रही है परसेंटेज में, तो यहाँ पे ग्रेजुएट नजर आते हैं। UP में 75.2% चला जाता है, हिमाचल में यहाँ पे 76.5 चला जाता है। तो हिमाचल प्रदेश ग्रेजुएशंस में टॉप कर रहा है, ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद अपना उत्तर प्रदेश आ जाता है, फिर आता है अपना छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है अपना उत्तराखंड। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। गुजरात का हाल देख लीजिए, तो यहाँ पे 5 से लेकर के 12 तक 47% इन्हीं के आंकड़े हैं और 45% यहाँ पे ग्रेजुएशंस के आंकड़े। यहाँ पे कितना ब्रूटल कंडीशंस है। गुजरात इतना डेवलप स्टेट माना जाता है जहां से आपके प्रधानमंत्री मोदी जी निकल के आते हैं।
ये सारी चीजें आपको बताना था, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा निकला है। आप इस डाटा का उपयोग किसी भी मेंस पर्सपेक्टिव से, किसी भी फॉर्म से, किसी भी आइडिया से कर सकते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ब्रिक की समिट हुई कहाँ पे, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। वो सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी यहाँ पे देख ली जाएगी। बात करी जा रही है, नरेंद्र मोदी यहाँ पे जोहान्सबर्ग में पहुंचे वेडनेसडे को और एड्रेस किए, और यहाँ पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म भी दिया, जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं? जो प्लेनरी सेशन है, 15वां ये ब्रिक्स समिट चली, जो कि हिस्टोरिक साउथ अफ्रीकन सिटी में यहाँ पे चली। तो उन्होंने क्या लोगों से बोला, तो जो इंडिया की डिजिटल सॉल्यूशंस है इंडिया का, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, तो वेलफेयर ऑफ ग्लोबल साउथ के लिए कार्य कर रहा है। तो ग्लोबल साउथ एक टर्म निकल के आया, द ग्लोबल साउथ। ये द ग्लोबल साउथ इसी 5th ब्रिक में नहीं निकला है, याद रखिएगा। तो ग्लोबल साउथ की मीटिंग हुआ था भारत में, वो भी वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द ग्लोबल साउथ यहाँ पे 125 कंट्री के आसपास ग्लोबल साउथ समिट में यहाँ पे जनवरी में जो हुआ था भारत में, यहाँ पे अटेंड किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये ग्लोबल साउथ की तरफ फोकस करने की बातें करी जा रही है। यहाँ पे सिंपली बात करी जा रही है क्या, ब्रिक्स में और पार्टनर को ऐड करने की जरूरत है, इसको और एक्सपेंशन करने की जरूरत है, ये मोदी जी ने यहाँ पे बात बोला। अब ब्रिक की बैकग्राउंड डिटेलिंग देख लेंगे। यह एक ग्रुप है जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना यहाँ पे एक्रोनिम बनाया था। पहले ये ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक ही था, और एस जोड़ने के लिए 2010 तक इंतजार करना पड़ा, जिसमें साउथ अफ्रीका आज होस्ट करने के लिए तैयार हुआ है। तो साउथ अफ्रीका में होस्ट हुआ 2001 में गोल्डमैन सैक के द्वारा। यहाँ पे जो एक गोल्डमैन सैक एक कंपनी थी, जिम ओनील की पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी का नाम है, ये कंपनी का नाम है, इकोनॉमिस्ट यहाँ पे कार्य करते थे। 2001 में इन्होंने ही क्वाइन किया ब्रिक, BRIC। सितंबर यहाँ पे बात करी जा रही है, सितंबर 2006 की। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 61वीं सेशंस के अंतर्गत, जो रसिया में यहाँ पे पहली समिट होती है इसकी, और स्थापना कर दी जाती है। तो UNGA के 61वें सेशन में, जो 2006 में होता है, यहाँ पे उसको फॉर्म करने की बात चलती है, और पहली इसकी मीटिंग रसिया में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है ब्रिक की, तो शंघाई में है। 6वीं ब्रिक समिट कहाँ पे हुई थी, ये आपके फोर्टेल्जा डिक्लेरेशंस हुई थी, याद रखिएगा, जिसमें यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण हुआ था 2014 में जुलाई में, और इसको लागू किया था 2015 में। बैंक के मेंबर बांग्लादेश, UAE, यूरुग्वे और इजिप्ट भी हैं। साथ ही साथ ब्रिक के मेंबर भी यहाँ पे हैं, बैंक के मेंबर। तो बैंक के मेंबर ये कंट्री हैं, ब्रिक के मेंबर ये कंट्री नहीं है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पर्पज क्या है, पॉलिटिकल इसका पर्पज है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11 मई 2015 को इंडिया के KV कामत जी इसको पहले प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। एस्टिमेटेड पॉपुलेशंस की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो 3.21 बिलियन कवर करता है, जो 26.7% ऑफ द वर्ल्ड की लैंड सरफेस भी कवर हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए आंकड़ों के रूप में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 18 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो कि यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था रेलवे ब्रिज को, और ये मिजोरम में है, जो देख सकते हैं कोलैप्स हो गया है। यहाँ पे 18 लोगों की मृत्यु हो गई है। सरकार और गवर्नमेंट ये भी बोला है कि जो मरे हैं उनको 10 लाख के आसपास, जो इंजर्ड हैं ब्रूटली उनको 2 लाख, जो कम इंजर्ड है, लिस्ट इंजर्ड है, उनको 50,000 के आसपास कंपनसेशन देने की जरूरत है। तो ये अलाउ कर दिया गया है, लेकिन ये ब्रिज देखिए जब कोलैप्स हुआ होगा तो कितना ब्रूटल कंडीशंस यहाँ पे हुआ होगा। यहाँ पे नीचे भी लोग हैं, ये देख के दिल दहल जाता है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी हैं जो भारत की अप्रेज कर रही हैं इंडिया के इस लाउडेबल अचीवमेंट को। लाउडेबल अचीवमेंट को इंडिया को यहाँ पे बताया जा रहा है। साथ ही साथ विदेशों से भी ये फेमस पर्सनालिटी सुनीता विलियम्स हैं ये, और ये डायरेक्टर जनरल यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हैं जोसेफ अस्बेकर, और सुनीता विलियम्स का नाम तो सभी लोग जानते हैं, इंडो अमेरिकन है ये। यहाँ पे बिल नेल्सन नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इन्होंने अप्रेज किया है, कांग्रेचुलेट किया है। तो भारत का जो अचीवमेंट है वो बहुत ही लाउडेबल है। इसकी अचीवमेंट से बहुत सारी चीजें निकल के आने वाली हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। भारत के CGI जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने भी इसको एक सराहनीय अचीवमेंट बताई है। उमर अब्दुल्ला
और माधव नीर भी जो फार्मर इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। यहाँ पे सारे लोग ने बहुत सारी यहाँ पे अचीवमेंट और सेलिब्रेशंस करी है। फिनलैंड का नाम याद रखिएगा, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, यहाँ पे कल किए गए यानी मार दिया गया है सीधे सीधे यानी 1,20,000 फॉक्सेस को, यहाँ पे लोमड़ी को मार दिया गया। यहाँ पे लोमड़ी बहुत ज़्यादा होती हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं इसकी वजह से नहीं मारा गया। यहाँ पे आउटब्रेक ऑफ बर्ड फ्लू एक वायरल डिजीज है जो कि आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये H5N1 याद रखना, H5N1 यहाँ पे इसकी वजह से ये चीज़ें बर्ड फ्लू फैलती हैं। तो ये यहाँ पे चीज़ें टेस्ट में पाई गई कि जो ये बर्ड फ्लू है वो यहाँ पे कहाँ पे फैल गया था, तो ये सीगल में फैल गया था। सीगल में फैलने की वजह से यहाँ पे लोग सचेत हो गए, अटेंटिव हो गए और जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा था, इसके फर की प्रोडक्शन होती है जो कि आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना। तो फिनलैंड में इनको कल कर दिया गया क्योंकि आउटब्रेक ऑफ द बर्ड फ्लू इज गोइंग टू बी हैपन। सऊदी अरेबिया जो मक्का मदीना है हम सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से बिजली कड़की और उसके जो टावर हैं मक्का के, वहां पे बिजली टड़कता हुआ दिख रहा है। सऊदी अरेबिया में ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो मक्का का जो क्लॉक रॉयल टावर है उस पे यहाँ पे चीजें नजर होती आई और बहुत सारा तूफान भी नजर आया। तो देखिए क्लाइमेट चेंज का किस प्रकार से ब्रूटल इम्पैक्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए बात करी जा रही है। तो यहाँ पे ग्लोबल सबको मिल करके एक साथ कोलेट्रल यहाँ पे आने की जरूरत है और यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव चलाने की जरूरत है। जो पोल्यूशंस निकल के आ रहे हैं उसको डिक्लाइन करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल को कम करने की जरूरत है, कोल को कम करने की जरूरत है, जो भी पोल्यूशंस इंडस्ट्री कर रही है उसको कम करने की जरूरत है। यहाँ पे किस पे शिफ्ट होने की जरूरत है, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होने की जरूरत है। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है, विंड एनर्जी को बढ़ावा देना है, टाइडल एनर्जी को बढ़ावा देना है। ये सब एनर्जी को हमको बढ़ावा देना है, जियो थर्मल एनर्जी को बढ़ावा देना है। तो तब जाकर के हम, और साथ ही साथ न्यूक्लियर भी एनर्जी की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कई सारे लोगों को और साइंटिस्ट को भी काफी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको कैटेगरी में रखा जाता है न्यूक्लियर एनर्जी को भी। तो ये चीजें याद रखिएगा, न्यूक्लियर एनर्जी में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड है ये कि आता है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको भी रखा जा रहा है। तो इन सब चीजों को भी लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी तो यहाँ पे डिक्लाइन होगा। कार्बन इमिशन डिक्लाइन करने की बात है। 2070 तक भारत टारगेट किया है, कार्बन इमिशंस को जीरो करने की बातें चल रही हैं और यहीं पे बात करी जा रही है क्या कि इसको कम करके हम तभी जाकर के रिन्यूएबल को ऊपर कर पाएंगे। तो इसके तरफ भारत बढ़ रहा है, अभी तीव्र गति से भारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकने पड़ेंगे। तो जो ब्राजील के फॉरेस्ट हैं वो कट रहे हैं, जो इंडिया के फॉरेस्ट हैं, सब कॉन्टिनेंट के फॉरेस्ट वो कट रहे हैं, वेस्ट एशिया के फॉरेस्ट कट रहे हैं, यानी ईस्ट एशिया के फॉरेस्ट कट रहे हैं। सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कटिंग हो रही है वो आपके ब्राजील वाले क्षेत्र में, अमेजोन वाले क्षेत्र में हो रही है। कई फुटबॉल फील्ड, 10-10 फुटबॉल फील्ड यहाँ पे ये कुछ ही घंटों में काट दिए जा रहे हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए और हमें ड्राइव चलाने की जरूरत है, मुहिम चलाने की जरूरत है कि प्लांटेशंस करने की जरूरत है। रीप्लांटेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपको बता दें जो प्लांट यहाँ पे बहुत सालों से खड़ा है और ऑक्सीजन की उसकी देने की कैपेसिटी कई गुना अधिक है, जो आप रीप्लांट करेंगे वो कई साल लगेगा, तब जाकर के उस लेवल तक वो चीजें पहुंचेंगी। बहुत सारा कमियां हैं, इसको देखने की जरूरत है, गिनने की जरूरत है। आशा करते हैं ये ड्राइव जो आपको अभी बताया ये क्लियर हो गई होंगी। क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार से चल रहा है यहाँ पे, और हीट वेव किस प्रकार से बढ़ रही है, टेम्परेचर किस प्रकार से चल रहा है, सी राइज किस प्रकार से हो रहा है, तूफान स्टॉर्म किस प्रकार से बढ़ने लगे हैं यहाँ पे, अपना जो हिंद महासागर है जिसे इंडियन ओशियन बोलते हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे गर्म होने लगा है। तो बे ऑफ बंगाल प्लस अरेबियन ओशियंस, इनमें जो है तूफान की मात्रा घटने बढ़ने लगी है। तो ये सारी चीजें हैं जो इम्पैक्ट कर रही हैं, काफी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। यूफ्रेट्स रिवर, चलिए एक बार में एक रिवर कवर कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करी जा रही है यूफ्रेट्स रिवर की तो ये सबसे लॉन्गेस्ट है बात करी जा रही है और वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट रिवर भी मानी जाती है। इन्हीं रिवर के अंतर्गत यहाँ पे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशंस पनपी थी, जो आपको पता ही होगा। वेस्टर्न एशिया में ये चीजें आती हैं जो कि रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये रिवर जो टिग्रिस के साथ
आती हैं यूफ्रेट्स और टिग्रिस, और यहाँ पे मेसोपोटामियन की जो सिविलाइजेशंस है उसको डेवलप करने में भी बहुत हद तक योगदान करती हैं। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो तुर्की से ओरिजिनेट होती है, जो कि इंपॉर्टेंट है यूफ्रेट्स, और फ्लो करती है सीरिया और इराक से होते हुए ये चीजें निकल के आती हैं, पर्शियन गल्फ तक मिल जाती हैं। दोनों रिवर सत अल अरब में जाकर के मिल जाती हैं। कौन? यूफ्रेट्स और टिग्रिस, ये दो रिवर हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, सत अल अरब में जाकर के मिल जाती हैं। उसके बाद ये पर्शियन गल्फ में जाकर के उड़ेल देती हैं अपने जल को, अपने पानी को। यूफ्रेट्स रिवर की बात करी जा रही है तो लॉन्गेस्ट रिवर है वेस्टर्न एशिया की, यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर मानी जा रही है। ये इमर्ज करते हैं कहाँ से? तो कारासू वेस्टर्न यूफ्रेट जो 450 किलोमीटर के दूरी को तय करती है, मूरतसू जो ईस्टर्न यूफ्रेट है 650 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और ये केबन टाउन से गुजरती हुई तुर्की से निकल के आती है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको आशा करते हैं सारी चीजें यहाँ पे दिया। अब देखिए दोनों रिवर जो टिग्रिस हैं, यूफ्रेट्स हैं, कैसे यहाँ पे सतल अरब में आकर के मिल जाती हैं, और ये पर्शियन गल्फ है जहाँ पे यहाँ के पानी उड़ेल देती हैं। यही मेसोपोटामिया वाला रीजन है जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको मैं बताया। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए ग्लोसरी देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैडवर का मतलब 100 या लाश, और यहाँ पे उसका सिनोनिम्स की बात करी जाए तो कॉप्स बॉडी, डेड बॉडी। एंटोनिम्स की बात करी जाए लिविंग एलाइव पर्सन। इनिग्मेटिक का क्या मतलब होता है? रहस्यमयी, पहेलीपूर्ण, और इसका सिनोनिम्स तो मिस्टेरियल, पजलिंग और मिस्टिफाइंग, इनएक्सप्लिकेबल, बैफलिंग, परप्लेक्सिंग, बिल्डरिंग, कंफ्यूजिंग, इम्पेंट्रेबल, ये सारे इसके सिनोनिम्स दे दिए गए हैं। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर जा करके आप लिख सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी चीजें इंफॉर्मेशनल प्लस यूजफुल लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।